अगर आप भी जेट 2025 की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और आपके भी मन में है कि जेट 2025 का सिलेबस क्या होने वाला है, जी हां, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जेट 2025 की परीक्षा में क्या आपका सिलेबस होने वाला है। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, सारे सब्जेक्ट, मेजरली जो बच्चे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से हैं, उनमें बाकी भी बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स से, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, उन सब की डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, वेटेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 2025 में आपका क्या पेपर पैटर्न, मैंने हालांकि पेपर पैटर्न के बारे में बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देके के आगे बढ़ूंगा। इस वीडियो में कंप्लीट आपको सिलेबस, जो मैं आपको हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई भी दुविधा होने वाली नहीं है। बाकी रही बात इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझना, ताकि आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं कैसे कवर करूंगा, इतना टॉपिक है। तो ये है ना 15-20 पेज की जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टली में एक एक पेज में समझ जाओगे कि हाँ इसका सिलेबस क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेट 2025 का अपना पैटर्न क्या होने वाला है। ये चीज बच्चों मैंने आपको पहले भी बता दी थी। आपके पास में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट आपको कोई भी चूज करना है, ठीक है। मान लो आपने क्या कर लिया है, एग्रीकल्चर कर लिया है, बायोलॉजी कर लिया है और केमिस्ट्री कर लिया है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने 40 बायोलॉजी के, 40 केमिस्ट्री के, 40 एग्रीकल्चर के अटेंड किए तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, और आपका पेपर होता है 480 मार्क्स का होता है। सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं सिलेबस के बाद में, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइन यहाँ पे दे रखी है, ये आउटलाइन बिल्कुल जरूर फॉलो करना। काफी बच्चे सिलेबस तो देख लेते हैं और है ना पेपर आने के बाद में ब्लेम करते हैं कि ये टॉपिक तो सिलेबस में नहीं था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जेट का जो सिलेबस बनाया है उसमें पहली ही लाइन ये लिखी होती है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार के प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करना है, इसलिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि व्यापक रूपरेखा इस प्रकार दी गई है। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, आप इस लाइन को पढ़ के समझोगे कि यार इसका तो ये लिख दिया कि पाठ्यक्रम होता ही नहीं है, सिलेबस कोई होता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला है कि हमें टॉप बच्चे हैं वो छांट के लेने हैं, ठीक है। हम रूपरेखा दे रहे हैं कि इनके इर्द गिर्द की चीजें आप पढ़ो। जरूरी नहीं है कि 100% चीजें इनमें ही आएगी। 11th और 12th की बुकें उन्होंने रेफर की है, 11th और 12th का आप सिलेबस पढ़ो, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके बाहर से आता है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये उनकी आउटलाइन है, आप इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लाइन कोई लोग सोचते नहीं है तो सर इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको कवर करके एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्क्स के लिए। अभी मैंने आपको बताया था 480 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के, जो आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके जो 40 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। 480 मार्क्स है, हर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और मैंने बताया है अगर सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है, पेपर का लेवल कैसा ही आओ 50% आपको लेके चलना है, यानी कि आधे मार्क्स तो आपको लेके आने ही है सिलेक्शन के लिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आपके 100 नंबर आए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, कट ऑफ अगर कम रहा तो हो जाएगा। ये जेट का कोई गाइडलाइन नहीं है कि इतने % मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका रैंक क्या बन रहा है, ठीक। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। एग्रीकल्चर का ये सिलेबस 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला आपका है वो है एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी जिसे हिंदी में शस्य विज्ञान कहते हैं। दूसरा आपका है वो है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जिसे आप हिंदी के अंदर उद्यान विज्ञान कहते हैं। तीसरे में है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इन तीनों से, एग्रोनॉमी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन आते हैं,
10 क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री से आते हैं, टोटल आपके 40 क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी का सिलेबस क्या होने वाला है। तो एग्रोनॉमी में टोटल 15 ही नंबर के हैं, 15 ही आपके टॉपिक है। ठीक है, 15 टॉपिक कौन से हैं? खाद्य उत्पादन और कृषि में महत्व, उसके बाद में मौसम और जलवायु, तीसरा आपका सिंचाई, चौथा आपका खरपतवार और खरपतवार का प्रबंधन, और जो पांचवा टॉपिक आपका है शुष्क कृषि और फसल चक्र, छठा है आपका मृदा विज्ञान का परिचय होगा इसमें। बाकी ज्यादा सॉइल साइंस डिटेल में आपको केमिस्ट्री में पढ़ना, वो भी आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में सातवां टॉपिक है पौधों का पोषण और उर्वरक, आठवां टॉपिक है आपका कृषि मशीनरी और जुताई, नौवां टॉपिक है बीज विज्ञान, 10वां टॉपिक आपका है वो है आनुवंशिकी और पौध प्रजनन, 11वां टॉपिक है कृषि अर्थशास्त्र और सहकारी प्रणाली, 12वां टॉपिक है मृदा उर्वरता नाम उत्पादकता, मृदा अपर्दन और संरक्षण, 13वां टॉपिक है राजस्थान की परिस्थितियों में फसल उत्पादन, विस्तृत कृषि जो पद्धतियों के साथ प्रमुख फसलों का अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्शन वाले जो फसलें जितनी भी जो है आपने जितनी भी जो सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप सारी पढ़ी है 12th की बुक में, वो सारी की सारी मेंशन है। उसके अलावा आपका जैविक खेती, ठीक है, और सतत कृषि और पौध संरक्षण। कहने का मतलब है एग्रोनॉमी का जो आपका 11th का बुक और जो 12th का बुक है ये मिला के यहाँ टॉपिक आएंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का आपका सिलेबस है महत्व और दायरा, दूसरा है बाग और प्रबंधन, तीसरा आपका है फल वाली फसलें, चौथा है सब्जी विज्ञान, पांचवा है आपका नर्सरी प्रबंधन, छठा है सब्जी की खेती, सातवां है आपका सजावटी बागवानी, ठीक है, उसके बाद में आठवां है फूलों की खेती, नौवां है आपकी मसाले और औषधियों वाली फसलें, ठीक है, 10वां आपका मशरूम खेती, 11वां मधुमक्खी पालन है, 12वां कटाई के बाद प्रबंधन है मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला चैप्टर है, 13वां है फलों और सब्जियों का संरक्षण कैसे करते हैं, 14वां है फूलों की कटाई और प्रसंस्करण, ठीक है, फूलों की कटाई, और ये अगला टॉपिक आ जाता है 15वां प्रसंस्करण का। ठीक है, आपने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जैम जेली वगैरह पढ़ा होगा उनसे। ठीक है, तो इसमें भी 15 मार्क्स है और 15 ही आपके पास में क्या होने वाले बच्चे टॉपिक होने वाले हैं। अगला हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में 10 मार्क्स का है, 13 टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, उसके बाद में पशुओं की आयु और वजन का निर्धारण करना, ठीक है, तीसरा आपका है पशु प्रजनन और पशु प्रजनन के बारे में, चौथा आपका टॉपिक है वो पशु पोषण और चारा प्रबंधन है, पांचवा है चारा संरक्षण जिसमें घास और ये साइलेज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में छठा है आपका पशु स्वास्थ्य और सामान्य रोग, सातवां आपका है पशु चिकित्सा दवाएं और उनके उपयोग, आठवां आपका दूध दोहने की विद्या है, नौवां आपका मुर्गी पालन और प्रबंधन है, 10वां आपका पशुधन की महत्वपूर्ण नस्लें और उनकी उपयोगिता है, 11वां आपका पशु और मुर्गी की प्रमुख नस्लें हैं, 12वां आपका डेयरी विज्ञान और दूध उत्पादन है, 13वां आपका जैव अपशिष्ट और बायोगैस प्रबंधन है, 14वां आपका पशुधन और मुर्गी विकास के लिए सरकारी जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं वो पढ़नी है। टोटल यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि 10 ही आए, कभी एनिमल हस्बेंड्री में से कभी कभार 8 आ जाते हैं, कभी कभार एनिमल हस्बेंड्री में से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये उनका ऑलमोस्ट आउटलाइन दिया होता है कि लगभग 10 क्वेश्चन इनसे आएंगे, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से और 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से पुट अप किए जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट में बायोलॉजी का सिलेबस डिवाइड है, एक आपका है बॉटनी का, ठीक है, और दूसरा है आपका जूलॉजी का, ठीक है, जूलॉजी को बोलते हैं आपका जंतु विज्ञान, ठीक है, हिंदी में, और बॉटनी को बोलते हैं आपके पादप विज्ञान। क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। पादप विज्ञान से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी से जो आपके जूलॉजी से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 15 और बॉटनी से 25 क्वेश्चन है। बॉटनी का जो सिलेबस डिस्कस करेंगे उसमें 5 यूनिट है, ये पांचों की जो पांचों यूनिट है वो आपकी आती है पादप विज्ञान में। किसमें आती है? बॉटनी में। यानी कि इन पांचों यूनिटों को मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50। पहला यूनिट है पादप वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, संरचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरा है पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय अध्ययन। तीसरा है आपका आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण। चौथा आपका जैव प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग। पांचवा है आपका प्रमुख रोग मतलब फसलों के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इकाई के अंदर ये टॉपिक आपको दे रखे हैं, पादप वर्गीकरण का दे रखा है। उसके अलावा आपके पौधों के समूह का वर्गीकरण दे रखा है। फूलों के बारे में जो आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है उनके बारे में डिटेल में यहाँ चीजें दे रखी है। उस पौधों के उत्कों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फूलों के वाले मॉर्फोलॉजी पौधों की पढ़नी है, पौधों का रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, आनुवंशिकी के बारे में पढ़ना
पढ़ना है, पौधों की कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है, कोशिका विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपकी इकाई फर्स्ट है, ठीक है। उसके स्क्रीनशॉट आप इन सब चीजों का ले सकते हो। उसके बाद में यूनिट 2 की बात कराऊं, इकाई 2 की बात कराऊं, तो इसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय अध्ययन है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण का दायरा क्या है, उसके कारक कौन कौन से हैं, समुदाय क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या है, कृषि रसायन कौन कौन से आपके इफेक्ट करते हैं पर्यावरण के अंदर, उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण, और उसके बाद में राजस्थान में वन संसाधन और जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। इनमें लगभग आपको हर टॉपिक से 5 यूनिट है, तो 4-4 5-5 क्वेश्चन इनसे पुट अप होते हैं, ठीक है। 4 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। इकाई सी आर्थिक वनस्पति, ये सबसे अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये चीजें मैं आपको करवा दूंगा, सारी चीजें, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकाई सी, जो आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, फसल पौधों का जो आपका पालतूकरण और सुधार है। उसके बाद में आर्थिक वनस्पति विज्ञान हो गया, ठीक है, उसमें आपका वनस्पति का नाम क्या है, फैमिली क्या है, उनके उपयोग क्या है, उनके उपयोग किए जाने वाले भाग जैसे अनाज हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई, रेसे हो गई, तिलहनी फसलें, नकदी फसलें हो गई, औषधीय फसलें हो गई। उसके बाद में कीटनाशक वगैरह, ये सारी चीजें आपकी यूनिट सी में आती है। बात करता हूं यूनिट डी के अंदर। यूनिट डी के अंदर आपकी इकाई डी है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, वो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। इकाई 5 है, वो आप में इसमें फसलों के रोग हैं, जो 12th में आपके चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5, जो 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बुक की बात कर रहा हूँ, 6, 7 और 8 नंबर के जो चैप्टर थे, यहाँ से लगभग आपके 5 क्वेश्चन हर बार पेपर में रहते ही है, ठीक। तो 5वें चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, 6ठे 7वें 8वें के जितने भी जो कॉजेल ऑर्गेनिज्म सिम्टम है, मेजर सारी चीजें आपको कवर करके चलना है। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड, जो जूलॉजी का पार्ट है। यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था 15 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सबसे पहले आपका इसमें 3 इकाई है, जिसमें पशु जगत ऊतक है, ठीक है, जैसे कोर्डेटा और वर्टिब्रेट के बारे में इसमें सब दे रखा है। कोर्डेटा में जानवरों का वर्गीकरण, स्तर वगैरह। उसके बाद में जैव विज्ञान, जो जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण की प्रणाली है, उसके बारे में। शरीर संगठन ऊतक है, उपला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, रक्त और लसिका के बारे में पढ़ना है। सहायक ऊतक के बारे में पढ़ना है, मांसपेशी ऊतक के बारे में पढ़ना है, तंत्रिका ऊतक के बारे में, अमीबा, केंचुआ और तिलचटों की संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी जेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई बी के अंदर आपके अकशेरुकी के बारे में पढ़ना है, जिसमें कीट विज्ञान आता है, ठीक है, कीट विज्ञान और अकशेरुकी है, जिसमें अमीबा पढ़ना है, एल्वेंथिस के बारे में पढ़ना, एलिडा के बारे में पढ़ना, मोलस्का के बारे में पढ़ना, ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ना, एर्किनिडा के बारे में पढ़ना, क्रिस्टिक्सिया के बारे में पढ़ना, डिप्लोपोडा के बारे में पढ़ना, चिलोपोडा के बारे में पढ़ना है, इंसेक्ट जिसमें कॉकरोच के बारे में पढ़ना। ये एग्जांपल सबके दे रखे हैं। उसके बाद में फसलों के जो प्रमुख आपके कीट है, ठीक है, जो आपका तीसरा चैप्टर क्लास 12 में दे रखा है 12वीं की बुक में, वो आपको पढ़ना है। चौथा चैप्टर है जो उनके नियंत्रण की विधियां हैं, जो आपके 12th की बुक के अंदर दे रखा। तीसरा चौथा चैप्टर आपके इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इकाई सी में, जो आपके कशेरुकी जीव विज्ञान है। उसमें आपके पशुओं में पोषण है, पशुओं में शोषण है, पशुओं में परिसंचरण है, रक्त की संरचना है, रक्त समूह है, आरएच कारक है, जमावट है, नर और मादा का प्रजनन तंत्र है, अलैंगिक जनन है, युग्मक जनन है, शुक्राणु जनन है, शुक्राणु की संरचना दे रखा है, अंड जनन है, अंडे के प्रकार दे रखे हैं, मादा प्रजनन चक्र दे रखा है, बाह्य और आंतरिक निषेचन है, निषेचन की क्रिया विधि। ये आपके बायोलॉजी के टोटल जूलॉजी और बॉटनी को मिला के 40 नंबर के जो मैंने टॉपिक बताए, यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आप कितना भी बार से पढ़ोगे तो भी आप क्वेश्चन है उनके सॉल्व आउट नहीं कर पाओगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, और आप इन टॉपिक के अकॉर्डिंग सही से सिस्टमैटिक ढंग से, अभी आपके पास में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय है, इसमें अच्छे से तैयारी करके राजस्थान के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में 12वीं के साथ ही जाना चाहते हैं, तो देरी बिल्कुल ना करें। रॉयल इंस्टीट्यूट जो हर साल देता आ रहा है बेहतर से बेहतर रिजल्ट, रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन और ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करें, तो ये सारी विशेषता आप रॉयल इंस्टीट्यूट की देख सकते हैं। नमस्कार। राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित रॉयल संस्थान जो करवाता है जेट सीयूईटी की तैयारी, जिसमें आप सभी को मिलने वाला है बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ में एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका, जो आपको प्रोवाइड करवाएगा बेहतरीन क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, लाइव क्लासेज जो सीधी डायरेक्ट क्लासरूम से चलेगी। उसके अलावा 3D पैनल में आपकी सारी क्लासेज चलेगी, स्टूडेंट टीचर का डाउट काउंटर सेक्शन मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर वीकली टेस्ट, आपको मिलने वाले हैं मेजर टेस्ट, आपको मिलने वाली है डीपी
पीपीपी एंड एक्सरसाइज सीट, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की, टीचर्स की मीटिंग, रॉयल का बेहतरीन मेस, मोटिवेशनल सेमिनार जो हर वीक आपको मिलने वाले हैं। और तो रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ना ना भूले। बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ में आपको आपके सपनों को साकार करवाने में रॉयल संस्थान शुरू कर रहा है 29 मार्च से अपना क्रैश कोर्स। तो ये सारी रॉयल इंस्टीट्यूट की चीजें आपने देखी हैं। उम्मीद करता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट में बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है, तो आप भी रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके राजस्थान के टॉप कॉलेज में जाने का सपना आप भी साकार करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट के जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं आगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री में बच्चे सिलेबस है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 इनके केमिस्ट्री के पार्ट है। पहला आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा आपका जो पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, तीसरा आपका पार्ट है वो सॉइल केमिस्ट्री का, ठीक है, सॉइल केमिस्ट्री का, चौथा पार्ट है वो आपका है ऑर्गेनिक का, ठीक है। हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन है वो आपको हर यूनिट से पूछे जाते हैं। एक एक यूनिट के बारे में देखते हैं इनके सिलेबस क्या है। सबसे पहले यूनिट ए से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका रासायनिक विज्ञान, महत्व और कृषि में उपयोग क्या है, रासायनिक विज्ञान की माप और इकाइयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम है, डाल्टन का परिणाम सिद्धांत है, मोल अवधारणा है, ठीक है, एवोगाद्रो संख्या के बारे में पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण है, स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाने लग गए हैं, समिति है, उसके बाद में आपका अभिकर्मक की अवधारणा है, ठीक है, आवर्त सारणी एवं गुणों की आवर्तता है, उसके बाद में आपके रासायनिक बंधन और आणविक संरचनाएं हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया से अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको रासायनिक संतुलन पढ़ना है और परमाणु संरचना, ये मैंने इंपॉर्टेंट दिया है क्योंकि यहाँ से हर बार 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बोर मॉडल हो गया, डी ब्रोगली मॉडल हो गया, क्वांटम नंबर तो आप जानते ही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, उसके बाद में आपका आवर्त सारणी के गुणधर्म हो गए, उनकी प्रवृत्ति वगैरह, ये सारी चीजें हैं वो आपको देखनी है। रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, रासायनिक संतुलन हो गया। हालांकि ये आगे अगले यूनिट में बात करते हैं, यहाँ से हम ये यूनिट बी है, ठीक है, वहां आपको परमाणु संरचना के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ आपका यूनिट बी में सब मैंने अलग अलग लिख दिया है। रासायनिक गतिकी की मैं आपको अभिक्रिया की दर है, अभिकर्मक जो अभिक्रिया का क्रम है, और उसके बाद में आपका सक्रिय ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, तापमान एवं सांद्रता का प्रभाव पढ़ना है, प्रकाश का प्रभाव पढ़ना है, उसके बाद में थर्मोडायनामिक है यानी कि ऊष्मापरिवहन है, उसके बारे में पढ़ना है, ऊष्मागतिकी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसमें आपको ऊष्मा और कार्य के बारे में पढ़ना है, ऊष्मा की धारिता पढ़ना है, ऊष्मा सेपी क्या होता है, ऊष्मा शोषी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद में आपका अधिशोषण क्या होता है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अम्ल और क्षार की उदाहरणाएं पढ़नी है। उसके बाद में आपका ब्रोस्टेड लोरी का सिद्धांत पढ़ना है, लुईस सिद्धांत पढ़ना है, जल में H+ और OH आयंस है वो अच्छे से पढ़ना है। अम्ल क्षार के यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से अच्छे खासी चीजें आपको पढ़नी है। पदार्थ की आपकी जो कोलाइडल अवस्था होती है वो आपको पढ़ के जानी है। S ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ के जाना है। D ब्लॉक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो D ब्लॉक को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आगे, वो है यूनिट 3। इसमें आपका जो 12th का पूरा सॉइल साइंस है वो है, उसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है। जो 12th का आपका सॉइल केमिस्ट्री था वहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये 12th की बुक है आपकी, उसमें देखो सबसे पहले मृदा का बेसिक चीजें है, उसके बाद में आपके मृदा कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, उसके बाद में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वगैरह है, मृदा कोलाइड के बारे में दे रखा है, मृदा पीएच के बारे में दे रखा है, मृदा अभिक्रिया के बारे में दे रखा है, अम्लीय और लवणीय मृदा के बारे में दे रखा है, पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में दे रखा है। उसके बाद में आपके जितने भी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में दे रखा है। उसके बाद में पर्यावरण के अंदर जो भी केमिकल्स का इफेक्ट होता है उनके बारे में दे रखा है, ठीक है, एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूट करता है आपके फर्टिलाइजर केमिकल्स वगैरह। उसके बाद में 10वां चैप्टर है जो आपका बायोकेमिस्ट्री का दे रखा है, 11वां चैप्टर है वो आपको दे रखा है एंड इसका डेयरी साइंस का, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेयरी केमिस्ट्री का ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। बात करता हूँ यूनिट डी के बारे में, ठीक है। तो यूनिट डी के अंदर एक सेकंड, हाँ, यूनिट डी के अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सॉरी यहाँ पे पता नहीं कोई डिलीट हो गई स्लाइड, एक सेकंड, चलिए बता देता हूँ। यूनिट डी के अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना है, IUPAC स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद में आइसोमर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में 12th के जो भी पॉलीमर वाले चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है। 11th और 12th के जो बुक के पीछे एनसीईआरटी की बुक के पीछे आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है वो पूरी की पूरी पढ़नी है। वहां से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, 50% मार्क्स लेके आओगे तो 100%
100% मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा। बाकी टॉप कॉलेज के लिए आपको अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। बाकी रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां आपको पूरा मैं हिंदी और इंग्लिश में एक सेपरेट पीडीएफ बना के बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं। बाकी एक बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज आपको वेटेज बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सारी चीजें उसमें हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल भी जुड़ना ना भूले। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है 999214005895। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी माई BHU45 इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ गए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी किस वीडियो की जरूरत है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।